स्टूडेंट्स, आज हम एक और क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ऑप्टिमिलिटी टेस्ट किया था और उसमें मैंने बताया था कि जब डी आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि दैट सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। आज हमारे पास में एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमारा काम क्या होता है कि इसको चेक करना है हमें कि बैलेंस्ड है या नहीं है। तो सम ऑफ रोज एंड सम ऑफ कॉलम्स देख लीजिए एक बार। 437 300 है ये, और ये इधर अपना 6 7 8 9 10 100 है। ठीक है, तो ये बैक प्रॉब्लम जो हमारी बैलेंस्ड है। अब हम इस पे लगाएंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, उत्तर पश्चिम कोना विधि, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। ठीक है, तो चलिए कि एलोकेशन इसी में कर देते हैं अपन। ये जो सिस्टम दे रखा है इसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन है, ये 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले इस 4 को एलोकेट करेंगे अपन। तो 4 को हम कितना दे सकते हैं, 4 की डिमांड जो है वो 30 है, ये डिमांड, और ये इसकी सप्लाई। तो 4 की डिमांड कितनी है, 30 है, और 4 की सप्लाई, 4 पे सप्लाई यहाँ पे 40 है, तो हम इसको कितना दे सकते हैं, 30 दे सकते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट कॉलम अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये सिस्टम बचा हमारे पास में। इसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन है, ये 3 वाला है। अब इसको देना है अपने को। अब देखो इस रो में 30 अपन दे चुके हैं, तो इसको कितना एलोकेट कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 40, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब सिस्टम बचा है अपने पास में, कौन सा वाला, ये सिस्टम बचा है। ठीक है, इसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन है, ये 2 है। तो इस 2 को हम कितना दे सकते हैं, देखिए इस कॉलम में 30 में से 10 दे चुके हैं, तो इस 2 को हम कितना देंगे, 20 देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉलम भी कंप्लीट। ठीक है, अब जो सिस्टम बचा है उसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन है, ये इस तरीके से इतना सिस्टम बचा है अपने पास में। ठीक है, तो इसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन है, ये 3 है। ठीक है, इस 3 को एलोकेट करना है अपने को। तो 3 को अब देखिए कि 20 हम इस रो में दे चुके हैं, तो इस 3 को हम सिर्फ 10 ही दे पाएंगे क्योंकि इसकी सप्लाई 30 ही है। इस तरह से अब ये रो भी कैंसिल हो गई। ठीक है, अब जो सिस्टम बचा है वो क्या बचा है, ये बचे हैं, ये बचा है अपने पास में। इसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन है, ये 6 वाला है। ठीक है, तो इस 6 को अलोकेट करना है। इस कॉलम में 10 दे चुके हैं, तो 6 को हम कितना दे पाएंगे, सिर्फ 5 दे पाएंगे। तो इस तरह से ये कॉलम भी कंप्लीट। अब जो सिस्टम बचा है वो ये बचा है, ये दो रो भी जा चुकी है। ठीक है, ये दोनों रो कैंसिल हो चुकी है इस तरीके से। अब इस सिस्टम का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन है, ये वाला 3 है। तो इस 3 को अलोकेशन देना है अपने को। इस 3 को हम कितना दे सकते हैं, देखिए इस रो के अंदर 20 देना था, 5 हम दे चुके हैं, तो 15 दे सकते हैं अपन। इस तरह से ये रो भी कंप्लीट। ठीक है, ये तीनों रो कंप्लीट हो चुकी है, ये तीनों कॉलम कंप्लीट हो चुके हैं, तो सिस्टम सिर्फ ये बचा है। इसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये है। इस 5 को हम कितना देंगे, 5 देंगे, तभी ये 20 होगा, और बचा हुआ जो 5 है वो इसको चला जाएगा। तो इस तरह से दोनों तरफ अपना बैलेंस हो गया। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब अपने को क्या करना है, कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट देखिए कितनी आती है, चलिए इसको देखिए कितना आता है, 5 5 15 1 3 3 5। तो कॉस्ट कितनी है ये अपनी, 335 आई। अब क्या गारंटी कि ये कॉस्ट मिनिमम है, इससे कम नहीं होगी कॉस्ट। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमिलिटी टेस्ट लगाना है। ठीक है, ऑप्टिमिलिटी टेस्ट लगाने से पहले अपने को क्या चेक करनी होती है, डीजनरेसी, कि जो BFS है अपना वो डीजनरेट है या नहीं है। तो डीजनरेसी की कंडीशन क्या होती है, नंबर ऑफ अलोकेशंस कितने होने चाहिए, m+n-1 होने चाहिए। चेक करो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 4 है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 5 है, -1। नंबर ऑफ अलोकेशंस कितने चाहिए, 8। चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो हमारा क्या है, डीजनरेट, नॉन डीजनरेट है। एक डीजनरेसी की कंडीशन थी ना कि एलोकेशंस आपके इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए। तो आप इन एलोकेशंस को चेक कर सकते हो कि इनको मिला के हम इस तरीके से कोई भी क्लोज्ड लूप नहीं बना पाएंगे, क्लोज सर्किट नहीं बना पाएंगे, यानी कि लूप नहीं बन रहा है। इन एलोकेशंस को आपस में मिलाओ तो ये सारे के सारे एक क्लोज्ड सर्किट या लूप नहीं बनाएंगे। इसका मतलब अलोकेशन से इंडिपेंडेंट भी है और नंबर ऑफ अलोकेशंस m+n-1 भी है, यानी कि सिस्टम आपका जो सोल्यूशन आया है BFS वो नॉन डीजनरेट है। ठीक है, सिस्टम नॉन डीजनरेट आ गया। अब अपन ऑप्टिमिलिटी टेस्ट लगाते हैं। तो पहला स्टेप क्या है ऑप्टिमिलिटी टेस्ट लगाने का, कैलकुलेट UI एंड VJ विद हेल्प ऑफ अलोकेटेड सेल्स।
या ऑक्यूपाइड सेल्स, एक ही बात है, अलोकेटेड सेल्स या फिर ऑक्यूपाइड सेल्स। ठीक है, अलोकेटेड सेल्स से अपने को यू आई एंड वी जे की कैलकुलेशन करनी है। तो चलिए ऑक्यूपाइड सेल्स की एंट्री लिख लीजिए, 4 3 2 3 6 3 5 और 3, 2 और 2 4 2 6 2 8। ठीक है, अब ये यहाँ पे यू आई आएगा और इधर हमारा वी जे आएगा। और यू आई और वी जे की कंडीशन क्या होती है अपने पास, सी आई जे इक्वल्स टू क्या होता है, यू आई प्लस वी जे। ये फॉर्मूला लगाते हैं अपन। अब मैंने पहले भी बताया था कि जिसमें ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा एलिमेंट हो, उसको जीरो ले लेते हैं। तो यहाँ पे सब में ही दो दो हैं, तो किसी को भी यू आई या किसी भी वी जे को जीरो ले लो। मान लो कि इसको मैंने जीरो ले लिया। अब इसका और इसका सम क्या होना चाहिए, वी टू और यू वन। सी वन टू इक्वल्स टू क्या आएगा, यू वन प्लस वी टू। कितना है सी वन टू, अपने पास में 3 है और यू वन जीरो है, तो वी टू की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। इसी तरह से यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाते चलो और कैलकुलेशन कर दो, मैं बिना फॉर्मूले की कर दूंगी। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ये 3 इसके यहीं पे है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, -1 आएगा। 3 - 1 2 होगा। यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 4 आएगा, तब 4 और 1 5 हो गया। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, 4 - 1 3 हो गया। तो इस तरीके से अपने क्या करें, अपन ने यू आई और वी जे अपने कैलकुलेट हो गए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अब अपन क्या कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, कैलकुलेट यू आई प्लस वी जे फॉर एम्प्टी सेल्स। बनाइए टेबल। एम्प्टी सेल्स के लिए अपने को यू आई और वी जे कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए जहाँ पे एलोकेशंस हैं वहाँ पे हम डॉट लगा देंगे। इन पोजीशंस पे हमारे एलोकेशंस है, तो यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया। अब जो एम्प्टी पोजीशंस है वहाँ पे अपने को यू आई और वी जे कैलकुलेट करना है। ये वाली पोजीशन है, ये पोजीशन कौन सी है, 1 2 पोजीशन है, यानी कि यू वन प्लस वी टू। यू वन की वैल्यू क्या है, सॉरी 2 1 पोजीशन है ये, तो यू टू वी वन, यू टू की वैल्यू -1, वी वन की वैल्यू 4, तो -1 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। फिर इस पोजीशन पे 4 और 2 6, इस पोजीशन के लिए 4 और 4 8। फिर ये पोजीशन देखनी है यहाँ पे 3 और 2 5, यहाँ पे देखना है 3 और 4 7, यहाँ पे देखना है 4 और 0 4, फिर यहाँ पे देखना है 4 और 4 8, फिर यहाँ पे देखना है 1 और 0 1, फिर 1 और -1 0, फिर इस पोजीशन पे देखना है -1 और 0 -1, -1 और -1 -2, इस पोजीशन पे 1 -1 और 2 1। इज दैट क्लियर। तो ये क्या आ गया हमारे पास में, यू आई प्लस वी जे आ गया फॉर एम्प्टी सेल्स। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, डी आई जे। अब क्या करना है, कैलकुलेट डी आई जे इक्वल्स टू क्या होता है, सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे फॉर एम्प्टी सेल्स। ठीक है, दोबारा टेबल बना लीजिए, जहाँ पे भी डॉट्स थे वहाँ वापस डॉट लगा दीजिए। ये डॉट वाली पोजीशन, ये लोकेशंस आ गए अपने। अब एम्प्टी सेल्स के लिए देखिए, ये सी आई जे है पूरा आपके पास में, ये आपने यू आई प्लस वी जे कैलकुलेट किया है। तो पोजीशन देख लीजिए, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, तो कितना आएगा, -3। यहाँ पे 2 है और इधर 8 है, तो -6। फिर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, तो 0। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 7 है, तो -3। फिर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, तो -3। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, तो -4। फिर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ये आ गया 1। फिर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 0 है, तो ये आ गया 4। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे -1 है, तो 7 हो जाएगा। 5 और -2 7 हो जाएगा, 2 और 1 1।
तो ये आ गए अपने पास में डी आई जे। अब हम देख रहे हैं कि all dijes are not greater than equal to 0. There are some dijes which are negative. ठीक है, तो हम कहेंगे कि all dijes are not equal to greater than equal to 0. It means कि ये जो allocations किए थे, ये जो solution था, this solution is not an optimal solution. We have to improve it. यानी कि cost जो है वो 335 से भी कम आएगी। अब अगर इसने कहा है कि गलत है तो गलती क्या है वो भी यही बताएगा, गलती पकड़वाएगा भी यही अपनी। ठीक है, अब ये गलती कैसे पकड़वाएगा, देखो कि अपने को क्या करना है कि जो भी नेगेटिव आ रहे हैं, अगर एक आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर तीन या दो तीन ज़्यादा नेगेटिव आ गए तो मोस्ट नेगेटिव को चूज़ करना है। यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव एंट्री ये है, ये हमें कह रहा है कि मुझे यहाँ पे कुछ दो। इसकी पोजीशन कौन सी है, ये वाली है, तो इस पोजीशन पे भी अपने को अलोकेशन करना है। ये बात कह रहा है कि इस पोजीशन पे अलोकेशन करो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, इस पोजीशन को सेलेक्ट कर लिया, मोस्ट नेगेटिव को। इस मोस्ट नेगेटिव को सेलेक्ट करके अपने को अलोकेटेड सेल्स से यानी कि डॉट्स को मिलाते हुए एक लूप बनाना है। कंडीशन क्या है कि आप यहाँ से चलना शुरू करेंगे और सिर्फ डॉट्स पे ही मुड़ेंगे और कहीं नहीं मुड़ पाएंगे आप। तो यहाँ से अगर चलेंगे तो यहाँ नहीं मुड़ना, यहाँ नहीं मुड़ना, यहाँ से आपको इस डॉट पे जाके रुकना है, फिर इस डॉट से यहाँ टर्न होना है, यहाँ रुकना है, क्योंकि आगे जाके आपको कहीं मुड़ने के लिए जगह नहीं है। फिर यहाँ से यहाँ मुड़ोगे, यहाँ से इधर मुड़ोगे, यानी कि डॉट डॉट पे ही आपको टर्न होना है, उसके अलावा कहीं आपको टर्न नहीं होना है। अब आप यहाँ पे आ गए, आप चाहते तो इधर जाते, लेकिन इधर जाने के बाद में फिर आपको आगे कहीं भी मुड़ने की जगह नहीं है। इसका मतलब आप अब वापस आ जाइए अपनी इनिशियल पोजीशन पे और इस तरीके से आपको एक लूप बनाना है। ठीक है, मोस्ट नेगेटिव से शुरू करके डॉट्स को मिलाते हुए, डॉट्स पे मुड़ते हुए आपको लूप बनाना है। उस कंडीशन में चाहे कोई एक या दो या चार डॉट आपके अगर लूप में नहीं आते हैं, सारे के सारे डॉट्स का या सारी की सारी एलोकेटेड सेल्स का लूप में होना जरूरी नहीं है। इज दैट क्लियर? अब क्या कहा था इसने कि इस पोजीशन को कुछ देना है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम थीटा दे देते हैं, इसको थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर कुछ भी एलोकेशन अपन ने इसको दे दिया। अब देखो कि यहाँ पे पहले 30 था, अब इसको अगर कुछ दे देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बैलेंस 30 रखने के लिए यहाँ से कुछ निकालना पड़ेगा, तभी तो होगा ना। तो यहाँ पे 30 था तो यहाँ 30 में से थीटा निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से निकाला है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे फिर ऐड करेंगे तभी जाके सम 40 रहेगा, तो यहाँ पे इस tan में मुझे थीटा ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर ऐड किया है तो यहाँ से फिर निकालना पड़ेगा, बैलेंस तो रखना है अपने को। तो यहाँ पे 20 में से मैंने थीटा निकाल लिया, यहाँ से निकाल दिया तो यहाँ ऐड करना है, एक में से निकालना है एक में से ऐड करना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ ऐड करा है तो अब ये 5 में से यहाँ से निकालना है, यहाँ से निकाला है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 15 प्लस थीटा, यहाँ पे ऐड हो गया तो यहाँ माइनस हो जाएगा 5 माइनस थीटा। ठीक है, ये इस तरह से लूप के कॉर्नर्स आ गए। अब थीटा कैसे आएगा, थीटा को इस तरह से कैलकुलेट करना है, मिनिमम ऑफ जो नेगेटिव थीटा जहाँ जहाँ है, 30 माइनस थीटा, 20 माइनस थीटा और 5 माइनस थीटा, 5 माइनस थीटा इक्वल टू 0, मिनिमम ऑफ। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू 30 आ गई, ये 20 आ गई, ये 5 आ गई, ये 5 आ गई, इनका मिनिमम कौन है, 5 है। इसका मतलब इस सेल को कितना देना है अपने को, 5 देना है। चलो तो अब नया लोकेशन करते हैं अपन। एक बार कोस्ट लिख लेते हैं दोबारा, फिर एलोकेशन करते हैं। ठीक है, ये कह रहा है इस सेल को अपने को थीटा की वैल्यू अपन ने कितनी फाइंड करी, 5 फाइंड करी, यानी कि इस दो को कितना देना है, 5 देना है। जैसे इस दो को 5 देंगे तो देखो हिसाब तो अपने को 30 रखना है ना, तो यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा, ये क्या कह रहा है, यहाँ से 5 निकालो, यहाँ से 5 निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 5 ऐड करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15। यहाँ से माइनस करना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15। यहाँ पे प्लस करना है तो यहाँ 15, यहाँ पे माइनस करना है तो निकल जाएगा, यहाँ पे प्लस करना है तो 20, यहाँ पे माइनस करना है तो निकल जाएगा। और ये जो था वो एज इट इज़ है, इसकी 5 थे इसके लोकेशन, तो इसके लोकेशन 5 हो गए। एक बार देख लीजिए, बैलेंस बराबर रहना चाहिए, बैलेंस में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 15 और 25 40 आ रहा है, 40, 15 15 30 आ रहा है, 20 20 आ रहा है, 5 और 5 10 आ रहा है। ठीक है, कॉलम वाइज भी देख लीजिए, 25 5 30
और 15 15 30, 15 फिर 20 और फिर 5। ये नया एलोकेशन आ गया। अब देखते हैं कि एक बार कोस्ट क्या आ रही है। कोस्ट चेक करो, 100, 45, 30, 45, 60, 15 और 10 चेक करो। $305 कम हो गई कॉस्ट। पहले कॉस्ट कितनी थी अपनी, 335 आ रही थी और अब कॉस्ट आ रही है 305। इसका मतलब कॉस्ट कम तो हो गई। सेकंड स्टेप पे आके कॉस्ट कम होनी चाहिए, यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज नहीं करनी है, कभी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं गलती कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गई, कॉस्ट कम हो गई अपने पास में, अपने को पता चल गया कि कॉस्ट कम हुई है। अब ये भी मिनिमम है या नहीं है, इसका कैसे पता चलेगा भाई, इससे भी तो कम हो सकती है कॉस्ट। तो फिर दोबारा अपने को क्या करना है, ऑप्टिमिलिटी टेस्ट लगा के चेक करना है कि इज दिस मिनिमम और नॉट। अब ऑप्टिमिलिटी लगाने से पहले जनरेसी डीजनरेसी चेक करनी है। नंबर ऑफ अलोकेशंस चेक करो, 1 2 3 4 5 6 ईयर, m प्लस n माइनस 1 तो कितना था, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, तो एक अलोकेशन कम है, इसका मतलब किसी भी एक एंट्री को अपने को क्या करना है, एंट्री को अलोकेशन करना है, क्योंकि डीजनरेसी अक्योर हो गई है। तो ये जो डीजनरेसी आई है क्या आई, डीजनरेसी एट सॉल्यूशन स्टेज। सबसे पहले ही अगर यहाँ पे नंबर ऑफ अलोकेशन m प्लस n माइनस 1 नहीं होते तो वो होती डिजनरेसी एट इनिशियल स्टेज। उसके अंदर अपने को क्या करना था कि मिनिमम जो एंट्री होती है उस, जैसे यहाँ पे मिनिमम 1 होता तो 1 को अपन एक डेल्टा डमी एंट्री दे देते, अगर कम होती तो। कम नहीं है तो हमें नहीं देना है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन स्टेज के अंदर अपना आ गया। सॉल्यूशन स्टेज में क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे दो जगह 5 5 था, तो एक निकल अपन ने एंट्री तो एक ही जगह सेल की कराई, इस सेल की एंट्री कराई और यहाँ से ये दोनों सेल एम्प्टी हो गई। इस वजह से यहाँ पे डिजनरेसी अक्योर हो गई, क्योंकि इन दोनों पे ही कितना था, 5 5 डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ था। सॉरी, इनका क्या था, हाँ 5 5 डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ था। तो इस वजह से दो सेल एम्प्टी हो गई, तो इस वजह से डिजनरेसी आई। तो इस डिजनरेसी को क्या बोलेंगे, डिजनरेसी एट सॉल्यूशन स्टेज। इस केस में आपको क्या करना है कि कौन कौन सी दो पोजीशन खाली हुई है, ये दोनों पोजीशन खाली हुई है, इन दोनों में से जहां जिसकी कॉस्ट मिनिमम है, किसकी मिनिमम है, इसकी मिनिमम है, इन दोनों में से किसकी कॉस्ट मिनिमम है, इसकी मिनिमम है, तो इसको हम डेल्टा एंट्री दे देंगे। अब ध्यान रखना है यहाँ पे अपन इस 1 को एंट्री नहीं देंगे, एंट्री किसको देंगे कि जो दो एम्प्टी हुई है उन दोनों में से जिसकी कॉस्ट मिनिमम है उसको दे दो। तो इन दोनों में से इसकी कॉस्ट ये 5 मिनिमम है 6 से, तो इसको अपन ने डेल्टा देके एक एंट्री अपन ने इंक्रीज कर ली। अब नंबर ऑफ एलोकेशंस अपने 8 हो गए, 3 4 5 6 7 8। इज दैट क्लियर। अब आपको ऑप्टिमिलिटी टेस्ट लगाना है। क्या करना है, कैलकुलेट यू आई एंड वी जे फॉर with help of allocated cells। पहला स्टेप ये करना है। उसके बाद में कैलकुलेट यू आई प्लस वी जे फॉर एम्प्टी सेल्स। फिर उसके बाद में कैलकुलेट डी आई जे इक्वल टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। समझ आ गई बात। दोबारा आप पूरा प्रोसेस करोगे, डी आई जे तक जाओगे। अगर सारे डी आई जे पॉजिटिव आ जाते हैं, वेल एंड गुड, आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा, मिनिमम कॉस्ट 305 आ जाएगी। अगर वहाँ पे भी अगर एटलीस्ट 1 डी आई जे आपका नेगेटिव आ गया तो फिर आपको क्या करना है, दोबारा लूप बनाना है। लूप में वही मोस्ट नेगेटिव से चूज करना है, उसको एंट्री देनी है, किसी और की एग्जिट करनी है। सारा प्रोसेस आपको दोबारा करना है। समझ आ रही है बात। तो इसमें अब आगे आप इसको प्रोसीड करके कंप्लीट करेंगे और चेक करके बताएंगे कि मिनिमम कॉस्ट जो थी वो 305 ही आई है, इससे भी कम हो रही है आपकी। यानी कि इस यहाँ पे जब डी आई जे कैलकुलेट करेंगे तो वो डी आई जे सारे पॉजिटिव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो अपने को बताएगा कि सॉल्यूशन ऑप्टिमल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर हमारी लूप भी बन गया है। फर्स्ट स्टेप में ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आया और उसके साथ साथ में